पानी सही कर लेते हैं, चाय तो मिली नहीं सवेरे सवेरे। चीयर्स चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स। म्यूजिक बहुत हार्ड। नहीं म्यूजिक। टू मच ऑफ वोडका, नो म्यूजिक। ढोल नगाड़े इन द मॉर्निंग। डोल। चीयर्स। और बताओ। और सब बढ़िया है सर। क्या चल रहा है प्रोड्यूसर? व्हाट इज द वेल टुडे इज 5th अगस्त इज द पूरा बांग्लादेश है मस्त इज द। आज है 5 अगस्त। आज बांग्लादेशियों को मिलेगा 1024 MB डाटा। पहली चीज तो मैं बांग्लादेश को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत शुभकामनाएं। आपका रेवोल्यूशन जो था उसको 1 साल पूरे हुए हैं, और शेख हसीना को जो आपने खदेड़ के निकाला है अपने मुल्क से, अपने देश से, आफ्टर सो कॉल्ड रेवोल्यूशन, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और आपको 1024 MB विच मीन्स 1 GB डाटा मिला है। और आपके पूरे रेवोल्यूशन की यही औकात नापी है ये मोहम्मद यूनुस ने। और उसको पता है मोहम्मद यूनुस को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस बांग्लादेशियों को यह बताओ कि तुम्हारे खिलाफ साजिश है और इंडिया तुम्हें खा जाएगा और इंडिया तुम्हें बर्बाद कर देगा और इंडिया तुम्हारे काम में इंटरफियर कर रहा है और इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया वैसा कर रहा है और मैं तुम्हें बचाऊंगा। और सारे बांग्लादेशी खुश हो गए। अब एक काम करो, डेटा खेलो। 1024 MB डेटा विच इज 1 GB डेटा। ये है वही है ढोल नगाड़ो वालों की उतनी औकात आपकी है। 1 GB का डेटा आपको, 1 GB का डेटा मिला है टू कमेमोरेट 1 ईयर ऑफ द रेवोल्यूशन। जो क्रांति आई है बांग्लादेश में, खतरनाक क्रांति आई है, उसके फर्स्ट एनिवर्सरी में आपको 1 GB डेटा फ्री मिला है। वीडियो देखिए, और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि तो चाणक्य डायलॉग्स देखिए, यही देखिए, ये मेजरली राइट देखिए, इसी में 1 GB खत्म हो जाएगा, बस काम खत्म। ज्ञान की गंगा बह रही है। उसके बाद फिर जाके ढोल बजा लेना, डुबकी मार लीजिएगा आप छोटी सी, ठीक है ना। चलो फिर जाके डफली बजा लेना। खैर, अब एक सर रिपोर्ट है हिंदू की, वो मैं कोट कर देता हूँ। राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप है RRAG करके, उसने बताया कि बांग्लादेश में क्या रेवोल्यूशनर बदलाव हुए, रेवोल्यूशनरी, वो बता रहा है वो। प्रेस फ्रीडम कहाँ का है ये? RRG क्या नाम है? रिस्क एंड राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप है सर, आई थिंक बांग्लादेश का ही है। ओके। बट हिंदू ने ये रिपोर्ट कवर की है और वो बता रहा है कि बांग्लादेश में जब से चीफ ये मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से 878 जर्नलिस्ट पे अटैक हुआ है अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच में। 878? हाँ, जर्नलिस्ट 878 जर्नलिस्ट हैव बीन अटैक्ड, और वो वाह 230% ज्यादा है शेख हसीना के एरा से। वाह प्रोड्यूसर, वाह बोलो, वाह 383 जर्नलिस्ट पे तब अटैक हुआ था। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि वो अटैक तब हुए थे जब ये लोग शेख हसीना के खिलाफ सो कॉल्ड रेवोल्यूशन कर रहे थे, तब हुए थे। चलो, जर्नलिस्ट पे अटैक तो बुरा है, चाहे रेवोल्यूशन के दौरान हो, उसके पहले हो, चाहे शेख हसीना ने करा तब बुरा है, और मोहम्मद यूनुस कर रहा है तब बुरा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मतलब 2.5 टाइम्स मोर, कितना? 230% मोर। 230% मोर। तो ये देखे, इसने बोला था ना कि आई परफॉर्म बेटर देन शेख हसीना, इसने वादा करा था। सो अट्रॉसिटीज ऑन जर्नलिस्ट्स, violence towards journalists, उसमें he has outperformed Sheikh Hasina by 230%. Congratulations Mr. Mohammad Yunus और Dr. Yunus, very well done sir. एक और डाटा सर, क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट जर्नलिस्ट इंक्रीज्ड बाय 558%। तो जो क्रिमिनल केसेस हैं, यानी कि जो अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है जर्नलिस्ट, उसको मुजरिम करार देने के लिए जो केस फाइल करें, जो FIR फाइल करे हैं, जो पुलिस में रिपोर्ट्स फाइल करी हैं, उसमें 558% का इजाफा है, इंक्रीज है। तो इसमें भी मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को हरा दिया है, आउट परफॉर्म कर दिया है। टॉप परफॉर्मर का अवार्ड इनको मिलने वाला, किसी भी दिन मिल सकता है इनको। और उसके बाद भाई साहब ने करीब 167 जर्नलिस्ट का प्रेस एक्रेडिटेशन कैंसिल कर दिया है। ये बोलते हैं तो हमारे खिलाफ कैसे रिपोर्ट कर 167। वाह बोलो, वाह वाह, ताली बजा देते हैं सर। तो
the media in Bangladesh today is performing far better than it was performing under Sheikh Hasina. तो भाई मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि ये आपको एक अंडा मिला है अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी में. मोहम्मद यूनुस has laid an egg. अब इसको बॉईल करके खाइए, हाफ फ्राई बनाइए, फुल फ्राई करिए, इसको ऑमलेट बनाइए, आपके ऊपर है. लेकिन मोहम्मद यूनुस हैज लेड एन एग और हर पैरामीटर पे इसने शेख हसीना को बीट कर दिया है मीडिया के मामले में. सर है ना, गजब का काम है ना. मुझे बंदा पसंद है वैसे. ठीक है, सीधा कहता है कि यार तुम एक काम करो, देखो बहुत बहुत मुबारक हो बांग्लादेश के लोगों, मैं मोहम्मद यूनुस तुम्हें खास गिफ्ट देना चाहता हूं. मैं तुम्हें 1 GB डेटा फ्री दूंगा. तो बांग्लादेश के लोग बोलते हैं सर 1 GB डेटा कम नहीं है. 1024 MB डेटा. अरे वाह, 1024 MB डेटा. अरे वाह 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 वाह. ये तो हमने, अरे सर कहां 1 GB दे रहे थे, कहां 1024 MB दे. कमाल है यार, बंदा कमाल है. देखो सल्यूट है. हम लोग नया सैल्यूट निकाला है. नया सल्यूट. और बताओ. एकदम प्रोड्यूस्ड बाय मिडल राइट शो. खैर सर, एक न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान बोल रहा है कि वो ईरान को पेशेशकिया 2 दिन के लिए आया था, बोला कि भाई आप करिए, आप न्यूक्लियर बनाइए, हम आपको सपोर्ट करते हैं. एक वो क्या कहता है सर पाकिस्तान, कौन सा पीसफुल के लिए न्यूक्लियर. हाँ नहीं, वो कहता है अपने आप को क्या कहता है, अपने आप इकलौता इस्लामी मुल्क है न्यूक्लियर पर. हाँ, कह रहा हम इकलौता अब नहीं रहना चाहते, अब दुकलौता होना चाहिए. दुकलौता कहना चाहते. हाँ, दुलत्ती पड़नी चाहिए. अब कुछ नहीं दुलत्ती, इसको फील्ड मार्शल को चाइना से जूते पड़े हैं. देखो बात ये है ना कि ये 2 नाव पर सवार है पाकिस्तानी. अब ये ईरान से कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे. अगर इन्होंने ईरान की मदद की तो ट्रंप खा जाएगा इनको. बिकॉज ट्रंप कानून कभी नहीं देखता. ट्रंप ये नहीं देखता कि अब जैसे जो पाकिस्तानी वहां पे जनरल्स पाकिस्तानी जो सेटल्ड हैं वहां पे, और बहुत सारे इनके लगभग सारे जनरल्स इनके US UK में सेटल्ड हैं. अब ट्रंप ये बोलेगा कि इनको डिपोर्ट करो, वो कहेगा साहब ये सिटीजन है, कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपोर्ट करो इनको, डिपोर्ट करो. आइस एजेंट्स उनके घर पे पहुंच जाएंगे. पता लगा जनरल साहब वहां पे आराम से अपना बैठे हुए हैं, ये कार्गो के शॉर्ट्स पहन के, हैट लगा के, चश्मा पहन के, पीछे हाथ करे, नीचे हाथ करे. तो ट्रंप ऐसा कर सकता है. ट्रंप कुछ भी कर सकता है. वो आदमी ही इज नॉट नॉर्मल. तो भाई ये है, ये जो कर रहा है ना पाकिस्तान की, ईरान की मदद करेगा न्यूक्लियर, तो वेरी डेंजरस. पाकिस्तान शुड जस्ट कीप क्वाइट. ये पता नहीं इनको अभी तक ये मैच्योरिटी नहीं आई न्यूक्लियर मामलों में. जस्ट शट अप, डोंट टॉक. इससे कोई थ्रेटन नहीं हो रहा, इससे तुम्हारा ही बुरा हो रहा है. तुम जितनी बकवास करोगे तुम्हारा बुरा होगा और किसी का बुरा नहीं होगा. नोबडी इज इंटरेस्टेड, नोबडी इज कीन, नोबडी इज इंटरेस्टेड. किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता. अगर मैं इसलिए कह रहा हूं ना, पाकिस्तान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है. ये पता नहीं चुप क्यों नहीं रहते. इनको क्या बवासीर है, इनको बोलने का कुछ है प्रॉब्लम इनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ, कि दे हैव टू टॉक. यू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, जस्ट कीप क्वाइट. अगर आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और आपके पास कैपेबिलिटी है वो न्यूक्लियर वेपन 2-2.5-3 हजार किलोमीटर फेंकने की या उसको भेजने की, जस्ट कीप. ये चीजें के बारे में बात मत करो. अगर आपको एज अ कंट्री ये लगता है कि आप न्यूक्लियर आर्सेनल अपना बढ़ाना चाहिए और आपको न्यूक्लियर वेपन चाहिए, वो आप करो. आपको जो करना है अच्छा बुरा अपने मुल्क के मफाद में आप करो, लेकिन उसका प्रचार मत करो. प्रचार को उर्दू में क्या बोलते हैं पता नहीं, प्रचार को उर्दू में क्या बोलते हैं, लेकिन उसका दिखावा मत करो. उसका सबके सामने 4 लोगों के सामने बातचीत मत करो. ये चीजें खुफिया होती हैं. ये जितनी खुफिया रहेंगी उतना आपके लिए भला है. ये पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं. मीडिया के पास जाके बाइट देना, सोशल मीडिया पर हल्ला करना, फिर जूते पड़े फिर चुप. बोलना क्यों इसके बारे में. आपको ईरान की मदद करनी है. अगर आपको लगता है कि आपके मुल्क के मफाद में है ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान ऑलरेडी हैज. भाई जिस देश ने मोर देन 62% रिफाइन कर लिया यूरेनियम, प्योरीफाई कर लिया, तो उसको पाकिस्तान की क्या जरूरत है. पर ऐसा ना हो कि ये करते करते पाकिस्तान भी इजराइल के रडार में आ जाए. अभी हाफ है इजराइल के रडार में, समझ रहे हो प्रोड्यूसर.
कल अगर उसको यह पता लग गया, क्योंकि देखो किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ईरान को पीसफुल मीन्स के लिए न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। यह ईरान के पास 50s और 60s में थी, और अमेरिका ने पहला रिएक्टर सप्लाई करा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ईरान को जब शाह ऑफ ईरान था, जब 50-60s में अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 5 मेगावाट बिजली के लिए अमेरिका ने दिया था इनको। इनके जितने भी हथियार बनाने की फैक्ट्रियां हैं ज्यादातर वो इजराइल ने सेटअप करके दी हैं। जब शाह था, दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम प्याला हमने वाला, बाद में इनकी दुश्मनी हो गई। जब से ख़ुमैनी आया तब से इनकी दुश्मनी हो गई। तो आज की तारीख में अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम ईरान की मदद करेंगे, फालतू में चुपचाप, यार देखो सुनो, टीटीपी इनको मार रहा है, बलोच इनको मार रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान लगभग इनके इन्फ्लुएंस से बाहर हो चुके हैं, ठीक है ना। ये अपने लिए और मुसीबत पाल रहे हैं ये बोल के कि हम ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे देंगे। नोबडी इज फूल्ड यार। आपको क्या लगता है कि उसको बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर चाहिए? नहीं, वो एनहांस करेगा, 92-93% पर ले जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। वो उसका काम ही है। दैट इज व्हाट दे वांट, दैट इज व्हाट ईरान वांट्स, राइट। ईरान का स्टेटेड एम है, ईरान छुपा तो नहीं रहा, सबके सामने ईरान ने बोला है। और डुअल पर्पस टेक्नोलॉजी उसकी अरसे में रही है कि दुनिया को बताने के लिए हम बिजली बनाने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली हथियार बनाने का। लोग कहते हैं कि भाई आपको इतनी प्योरिफाइड यूरेनियम क्यों चाहिए? अब पाकिस्तान बीच में आके कहता है कि हम आपकी मदद, ये दीज आर अननेसेसरी स्टेटमेंट दैट द पाकिस्तानी जो कयादत है ना इनकी, अननेसेसरी स्टेटमेंट देते हैं, इमेच्योर स्टेटमेंट देते हैं कि हम इस्लामी फलाना थे इस्लामी। शट अप, जस्ट कीप क्वाइट। तुम्हें जो करना है करो। मैं फिर कह रहा हूं, एज एन इंडियन मैं कह रहा हूं, तुम्हें जो करना है करो, उसके बारे में बात मत करो, चुप रहो। तुम लाहौरी बोलते बहुत हो, बात काम नहीं करते। बातों में चैंपियन है ये, हर चीज में बात कर। अगर आपको देना है ईरान को, और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के मफाद में, दो। इसका प्रचार क्यों करना है यार? 10 लोगों के बीच में बोलना कि मैं ये करने वाला हूं, चुप रहो। ये बोलेगा चुपचाप से, जबकि इंडिया के ईरान से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। ईरान और इजराइल मिलके चुपचाप, क्योंकि इसमें क्या है कि इजराइल का दुश्मन कौन है? ईरान। ईरान तो भारत का दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान दुश्मन है जी। ये अब इसने क्या कर दिया, ये बकवास करके इसने फ्रंट खोल दिया बोथ फॉर इजराइल एंड इंडिया की स्टेटेड है। इनका तो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे। अमेरिका ने तो वहीं पे तो बम मारे थे, यू अंडरस्टैंड। तो ये इसने मुंह खोला, मुंह खोलते ही इसने इजराइल को भी इन्वॉल्व कर लिया, इंडिया को भी इन्वॉल्व कर लिया, अमेरिका को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब जूते पड़ेंगे, फिर ये माफिया मांगेंगे सबके जाके पैर पकड़ के। पता नहीं कौन इनकी स्पीच लिखता है, क्यों इतना बोलते हैं, आई डोंट नो यार, व्हाई दे स्पीक सो मच। इनका वो इजराइल का एक डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर था जिसने बोला था कि ईरान को सुलटा के पाकिस्तान तुम्हारी भी हम देखते हैं। हाँ देखो, इससे अरब देश भी खुश नहीं होंगे जो पैसा देते हैं ना पाकिस्तान को, जिनके टुकड़ों पर पाकिस्तान पलता है, सऊदी अरब। डू यू थिंक सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद पाकिस्तान सेइंग दैट वी विल गिव यू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, टेलिंग ईरान दैट वी विल गिव यू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? ईरान के असली दुश्मन जो हैं, असली जो दुश्मन है ईरान के, जो ईरान के बगल में बैठे हैं, इजराइल के साथ तो उनका कोई बॉर्डर नहीं मिलता है, लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम देश हैं, खासतौर से सऊदी अरब, खासतौर से यूएई, दे डोंट लाइक ईरान। उनको ईरान नहीं पसंद है, ईरान की हरकतें नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि उनके ही देश में ईरान ने टेररिस्ट दौड़ा रखे हैं, टेररिस्ट कैंप चलाता है उनके देश में, जॉर्डन में चलाता है, इराक में चलाता है, सऊदी में है, आपके यमन में है, आपके सीरिया में है। ये यहाँ पे ईरान चलाता है टेरर ग्रुप्स। यमन में हुथीज हैं, तो किसके दे सपोर्टेड बाय दिस थिंग ओनली, ईरान ओनली। तो ये बेवकूफ़ी हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। देखो, हर एक मुल्क ना अच्छे बुरे काम करता है अपने मफाद में, उल्टे सीधे काम। सिर्फ पाकिस्तानी है जो काम वाम करे ना करे प्रचार पूरा करते हैं। इनका पीआर पे बहुत खर्चा है भैया। ये जाके ये बक देना, यहाँ पे ये उल्टी कर देना। पीआर नहीं, एमआर, माउथ रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक बोलना। ये बुरा जोक था, लेकिन क्योंकि यू आर प्रोड्यूसर, मैं ताली बजा दूंगा। था ये घटिया जोक नहीं था सर, मैं कह रहा हूँ। आपने बोला कि पाकिस्तानी बोलते हैं, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस में आर्मर्ड बोल दो। आर्मर्ड नहीं बोलेंगे सर। हाँ। बेचारे वो है ना कि आर्मर्ड कोर की बात नहीं कर रहा, आर्म्ड फोर्सेस। हाँ। मैं देखिए क्लियर बोलता हूँ। हाँ। तो वो बोलने वाले, द लेजेंड, द मैन हिमसेल्फ, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल
अहमद नाशरीफ चौधरी, उसने बोला है कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने बोला कि अब की बार हम अगर हिंदुस्तान पर अटैक करेंगे तो ईस्ट से करेंगे। हिंदुस्तान की ईस्ट से? हिंदुस्तान के ईस्ट पे शुरू करेंगे। पहले हम उनको बताएंगे कहां कहां मार सकते हैं। दिस इज, ये बयानबाजी है। ये वेस्ट से कुछ नहीं कर पाए, ईस्ट से क्या करेंगे? ठीक है, ये कुछ नहीं कर रहे। इनके ये उसको बयान देने की उसकी आदत है, और इंडिया को करेंगे, ईस्ट से करेंगे। कहां से करें? बांग्लादेश से अटैक कर रहा। 1 GB डेटा चला रहा है वो 1 GB डेटा चला रहा हो, कह रहा अटैक करो, कह रहा नहीं मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं मेजरली रेड देख रहा हूँ। प्रोड्यूसर के 5 नंबर कट गए, तुम जानते नहीं हो, दिक्कत हो रही है, तुम फालतू में कह रहे हो। कह रहा है कि हमारे 16 अप्रैल को जो स्टेटमेंट दिया था उसी से बता दिया था कि उनकी क्या मंशा है जगलर वेन वाली। वो तो जगलर वेन नहीं, ईस्टर्न कमांड वहां पे बहुत मारेगा। और एक बार मार चुका है, एक बार मार चुका है, दोबारा फिर मारेगा। And the current army commander is from the Kumaon regiment. ठीक है, ऐसा ना हो कि एक बार वहां पे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर साइन करा, अब जनरल तिवारी के सामने लोग सरेंडर साइन कर रहे हैं। मालिक छोड़ दो। यही करेंगे, ग्रवलिंग इन फ्रंट ऑफ द ईस्टर्न आर्मी कमांडर। पता लगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये क्या है ना, उसका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये बैठा है फिर से एक बार ढाका में, एंड साइनिंग द सरेंडर एंड एक्सेप्टिंग द सरेंडर इज GOC ईस्टर्न कमांड। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। चलो ठीक है, और एक्स्ट्रा फोटो बन जाएगी, एक और एक्स्ट्रा, हम दो फोटो लगानी पड़ेगी। दो फोटो लगानी पड़ेगी। फ्रेमिंग का खर्चा बढ़ा रहा है क्यों? लिए पाकिस्तानी अपनी हरकतों से हर कुछ नहीं। हमने डिस्कस किया था सर कि पाकिस्तान बैन लगाने वाला है WCL में पार्टिसिपेशन वगैरह को लेके। उसके बाद फाइनल हुआ, इंडिया वॉकआउट कर गया। उसके बाद एक फाइनल होता है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में। हाँ, तो पाकिस्तानियों को लगा कि साउथ अफ्रीका का भी फाइनल्स तो जीतता है नहीं, ये भी हार ही जाएगा। जीतता तो पाकिस्तान भी नहीं है, लेकिन उनको लगा कैसे ऐसे लगा, लगने की लग सकता है, लगने पे टैक्स थोड़ा, लगने पे थोड़ी टैक्स लगता है। तो लगा, तो ये खेले तो साउथ अफ्रीका जीत गया। तो ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पता है वो क्यों जीता? क्योंकि जो AB डिविलियर्स था वो साउथ अफ्रीका के लिए नहीं खेल रहा था, वो विराट कोहली का दोस्त है और वो 1.4 बिलियन हिंदुस्तानियों के लिए खेल रहा था, इसलिए वो जीत गया। नहीं तो वो अगर साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहा होता केवल दिल में रख के मुझे साउथ अफ्रीका के लिए ये टूर्नामेंट जीतना है, तो नहीं जीत पाता वो। और ये पाकिस्तान का कौन सा नगीना है जिसने ये बोला? बहुत सारे नगीने हैं सर, ये कलेक्टिव वो ग्रुप है सर, 9 रतन है पूरे 9 रतन है। 9 रतन नहीं है, 25-30 रतन है सर। It's good for us. Sometimes it's demeaning for us also to have such a stupid enemy. हमें भी लगता है कि यार कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं जाहिलों के साथ, लेकिन इनको दुश्मन मानता भी कौन है भारत में? इनको तो मजाक की चीजें ले ली हैं सब। हाँ, मतलब देख गुड, जैसे कि एक पाकिस्तान वैसे बन गया है इंडिया के लिए, जैसे एक होता है ना गाँव में बंदा होता है छेड़, आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी। ये कोई भी जाके उसके सर के पीछे पट मार के निकल जाता है, फिर सब लोग उसके, पाकिस्तान वैसा बन गया है जो देखता रहता है किसने मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, पटाक पीछे। It has become like that. Pakistan has become a joke here. It was always a joke, but now it's become a funnier joke. अब ये ऐसे स्टेटमेंट इनके, और आई एम श्योर इसमें क्रिकेटर्स भी होंगे, इसमें ये स्टेटमेंट पास करने वाले क्रिकेटर भी होंगे यार। इट्स सच अ बास्केट केस है पाकिस्तान, सच अ बास्केट केस। एनीवे, चलो छोड़ो। कह रहा है एक सोशल मीडिया पे पिक्चर चल रही है उसकी कि जो साउथ अफ्रीका था वो 10 ओवर में 117 रन बना के 1 विकेट खो के खेल रहा था, अच्छी सिचुएशन में था। फिर उसके बाद शाहिद अफरीदी आता है और वो कुछ ज्ञान देता है सबको, हमें कैसे क्या करना चाहिए। फिर अगले 3 ओवर में 50 रन बना के JP डिमिनी और AB डिविलियर्स बाहर चले जाते हैं कि जीत गया। शाहिद अफरीदी में देखो, किसी का बेटा खेल रहा है पाकिस्तान टीम में, किसी का दामाद खेल रहा है, किसी का भतीजा, किसी का भांजा। मैं तुम्हें बताऊंगा रिश्तेदारों को आगे कैसे ले जाना है। वो मैच के बीच में ये ब्रीफ कर रहा होगा शायद अफरीदी। उसके बाद जो है
सर एक स्टेटमेंट चल रही है, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कुछ चीजें बोली जो उन्होंने इंडियन आर्मी को लेके कमेंट किए थे। Why are we discussing राहुल गांधी? बिकॉज इट्स रिलेटेड टू आवर बॉर्डर्स एंड एवरीथिंग सर। तो हम राहुल गांधी को नहीं डिस्कस कर रहे। बॉर्डर पे चलेगा वैसा? बॉर्डर पे नहीं गया भाई साहब ने, बॉर्डर को लेके बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए थे कि हमारा 2000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है ये। हाँ, मैंने इस पे वीडियो बनाया है। हाँ। तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप एक अच्छे खासे नेता हैं, आपके पास प्रूफ क्या है इन सब चीजों का? तो प्रूफ नहीं है जी, बस बोल दिया हमें। किसी एक ऑफिशियल ने बताया था। किस ऑफिशियल ने? वो नहीं, बस किसी ने बताया था, हमने बोल दिया बस। यही सवाल मैंने पूछा कि आपको कैसे पता। बात यह है ना कि भारत में डेफेमेशन लॉज बड़े कमजोर हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप कुछ भी बोल दो, भारत में ना। अमेरिका में आप ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका में आपके ऊपर $100 मिलियन का केस लग जाएगा और लड़ते लड़ते आदमी कुड़की हो जाती है। एंड अमेरिका इज सपोज टू बी सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। आप जबान पे अमेरिकन तो हर समय बोलते हैं। यूरोप में भी बड़े स्ट्रांग लॉज हैं, अमेरिका जितने नहीं है लेकिन वहां पे भी स्ट्रांग लॉज हैं कि जबान पे लगाम। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। देखो, राय व्यक्त करना और झूठ बोलना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है भाई। आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन आप कह रहे हो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ले गया, कहां से ले गया? ये बात तो मैंने भी बोली है। क्या वो छोड़ दो, चाइना ले गया नहीं ले गया, उसको मारो गोली। मैं ये पूछ रहा हूं आपको कैसे पता? मैं राहुल गांधी जी से ये पूछ रहा हूं कि भाई साहब आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो? आप कभी गए हैं, आपने कोई सर्वे करवाया है? हो सकता है 5000 ले गया हो सकता है 10,000 किलोमीटर ले गया हो सकता है 0 ले गया हो। आपको कैसे पता? किसी अफसर ने नहीं बताया। नो इंडियन आर्मी ऑफिसर विल डू दिस, नो इंडियन आर्मी ऑफिसर विल टॉक। ये खुद कंकॉक्टेड चीजें हैं, सब कंकॉक्टेड चीजें हैं। और आप सिर्फ ये पूछ लो ना। अब देखो, बात ये है कि छोटी सी बात सोचना। अब ऑपरेशन सिंदूर में कह रहे हैं कि साहब 5 राफेल गिर गए। फिर ये कह रहे हैं कि सरकार को बोलो कि सरकार हमें दिखाए। यही तो बोला था, सरकार को बोलो कि सरकार हमें दिखाए, राफेल गिनवा दे। भाई एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि प्रोड्यूसर ने मेरी गाड़ी ठोक दी। प्रोड्यूसर मुझसे मांग के मेरी गाड़ी ले गया, प्रोड्यूसर ने मेरी गाड़ी ठोक दी। मैंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आपने मेरी गाड़ी ठोक दी, लगा दिया आपके ऊपर इल्जाम। अब मैं कह रहा हूं कि प्रोड्यूसर तुम ये प्रूव करो कि तुमने गाड़ी नहीं ठोकी। यू विल से कि सर इल्जाम आप लगा रहे हो, आप प्रूव करो ना मैंने ठोकी है। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया आपकी गाड़ी को, मुझे चलानी भी नहीं आती। वेल, इन द सेंस दैट अगर मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाऊंगा, अगर मैं आपको कुछ कहता हूं कि आपने कुछ करा है, तो वो मेरे ऊपर है प्रूफ करना या कोई प्रूफ देना। प्रूफ ना कर पाऊं बात की बात है। मेरा कुछ प्रूफ कि मुझे ये पता चला ऐसे कि मुझे ये पता चला है, ये दस्तावेज है, ये बंदा कह रहा है, मुझे ये पता लगा है कि आपने गलत काम करा है, आपकी तरफ से गलत काम हुआ है और मैं इसका एक्सप्लेनेशन चाहता हूं। फिर वो बोलेगा कि नहीं मैंने। यहां पे आप सिर्फ बोल रहे हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप बस बोल रहे हैं क्योंकि आपको बोलने की आजादी, और आप बोल सकते हैं, और आप बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपका सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, आपके पास आपका आईटी सेल है, आप कुछ भी। अब राफेल का प्रूफ दो, राफेल का प्रूफ दो कि राफेल नहीं गिरे ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है। अब यह बड़ी अजीब सी बात है, सरकार कैसे प्रूफ दे सकती है? आप ही कह रहे हैं 5 राफेल गिरे, आपको प्रूफ देना चाहिए कि गिर गए। कुछ तो दिखाइए उसका। आप करोगे ना प्रूफ। आप प्रूफ नहीं कर, आपने कुछ भी बोल दिया। आपने बोला 2000 किलोमीटर चले गए। अब सरकार प्रूफ करे कि नहीं करे? सरकार क्यों प्रूफ करे भाई? कल आप कुछ भी बोल दोगे, आप कुछ भी बोल दोगे। ऊपर जो चांद है वो चांद नहीं है, एक्चुअली वो भटूरा है। मोदी जी प्रूफ करें वो भटूरा नहीं है, वो चांद है। मोदी जी भटूरा प्रूफ करने में। अब ये देखो, ये खुद प्रूफ नहीं देना चाहते लेकिन प्रूफ मांगते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स को बोला सर्जिकल स्ट्राइक से हुई नहीं। बालाकोट को बोला कि कौवे और पेड़ गिरे थे, कौवे मरे थे, कुछ हुआ नहीं। सबूत सबूत सबूत। लेकिन खुद की बारी आती है, इसीलिए तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता।
इनसे लॉजिकल सवाल पूछ लो तो कहते हैं आप प्रो बीजेपी हैं। तभी मैं टेलीविजन पे बोलता हूं कि यार अगर पॉलिटिकल डिबेट है तो मुझे प्लीज आप इसमें इन्वॉल्व ना करें। पॉलिटिकल डिबेट में काइंडली डू नॉट इन्वॉल्व मी, मुझे इससे दूर रखें। उसका कारण यह है कि आप अगर पूछ लो ना एज अ फौजी, क्योंकि मैं तो उसी पॉलिटिकल डिबेट में इन्वॉल्व अगर होता तो उसी में होऊंगा जिसमें नेशनल सिक्योरिटी की बात है या जियोपॉलिटिक्स की बात है। बाकी अगर कोई बोले कि साहब बिहार में चुनाव होने वाले हैं अभी 2-3 महीने में, तो मेरी तरफ से हो ना हो मुझे क्या लेने देना है यार। मुझे क्या मतलब है, मेरा काम ही नहीं है वो। पॉइंट है सर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव साल होगी, अपने को क्या मतलब है यार। इस साल हो, अगले साल हो, 4 साल के बाद हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है उस चीज से। लेकिन अगर पॉलिटिकल डिबेट है और जिसमें पॉलिटिकल डिबेट में बोला है कि मेरे साहब ये स्टोरी है, जरा ये आया है राफेल के बारे में बात है, अगर वहां पे आपने बोल दिया कि भाई राफेल गिरे, आपके पास कोई सबूत होगा, अच्छा आप बीजेपी की बात, अब इसलिए मैं मुंह नहीं लगता किसी के। आप इनसे लॉजिकल सवाल पूछेंगे तो आप बीजेपी का कर रहे हैं, ठीक है। अब एज एन आर्मी ऑफिसर यू डू फील कि यार ये आप पॉलिटिकल एंगल देखो, अब चीजें इतनी मिक्स हो गई है ना कि पॉलिटिक्स निकल जाती है, आप कितना भी अवॉइड करो निकल जाती है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स। लेकिन एज एन आर्मी ऑफिसर आप कोशिश करते हो कि आप पॉलिटिक्स के बारे में ना बात, आप यू ट्राई योर बेस्ट कि साहब मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी है, मैंने अवॉइड करना है पॉलिटिकल टॉक। आप कोशिश करते हो, कभी कभी निकल जाता है वंस इन अ वाइल क्योंकि चीजें इतनी मिक्स्ड हैं, लेकिन आप जनरली अवॉइड करते हो। अब उसके बारे में आप सबके सामने अगर किसी को, मैं नाम नहीं लूंगा उस ऑफिसर का, जेंटलमैन यार, मुझसे सीनियर है काफी, जेंटलमैन, थरो जेंटलमैन, वेरी नाइस जेंटलमैन, वेरी गुड ऑफिसर, फैंटास्टिक रिकॉर्ड। आपने बोल दिया साहब आप तो बीजेपी की बात कर रहे हैं, दैट ऑफिसर जस्ट केप्ट क्वाइट, ही सेड यार क्या फायदा यार, आप हाँ आप देखिए ना, आप तथ्यों पे बात ही नहीं करना चाहते, आप एक एजेंडा लेकर आए और आप एजेंडा को ठोकते रहेंगे। यही तो पूछ रहे हैं कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने घेरा, तो कहां, अच्छा आप छोड़ दो, आपको कैसे पता वो कहां पे है, लद्दाख में, लद्दाख तो बहुत बड़ा है। आपको अगर ये पता है 2000 स्क्वायर किलोमीटर, तो आपको ये भी, आप कहते हो कि मेजर साहब आप मुझसे कहते हो सर मैंने एक फ्लैट खरीदा, तो मैं पूछूंगा ना कहां खरीदा, नोएडा में। नोएडा में, कहां पे नोएडा में, कौन से सेक्टर में, कौन से फ्लोर, इंसान पूछता ही है। पर अगर वही चीज हम पूछ लें तो आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। हम क्यों ही सवाल पूछ रहे हैं, मेरा क्या औचित्य है सवाल पूछने का, किसी भी पार्टी वाला बंदा हो कि आपको कैसे पता, मैं क्यों पूछ रहा हूं ये बात, आपको पता है क्योंकि वहां पे सैनिक खड़ा है, वहां पे मोदी जी नहीं खड़े AK-47 लेकर, वहां पे सैनिक खड़ा है। आपका ये कहने का मतलब है कि इंडियन आर्मी के होते वहां पे किसी ने 2000 किलोमीटर जमीन ले ली, तो somebody should be answerable। क्योंकि जो इंडियन आर्मी शपथ लेती है वो तो संविधान पे लेती है, वो तो भाजपा या कांग्रेस या जनता दल या जो भी XYZ तृणमूल जो भी पार्टी है उनकी तो शपथ लेती नहीं है, राइट जी। वो जो शपथ लेती है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की लेती है, उनकी जिम्मेदारी है वहां पे रोकना। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी थी वहां पे और इंडियन आर्मी के होते हुए इंडियन आर्मी फेल हो गई है और वहां पे 2000 स्क्वायर किलोमीटर, आप ये नहीं बताने को तैयार है कि कहां पे लिया, आप ये नहीं बताने को तैयार है कि आपका सोर्स क्या है, आप ये बताने को तैयार नहीं कि आपको कैसे पता लगा, बस आप रिपीट करते रहो 2000 बोलते रहो, चौकीदार चोर है बोलते रहो। हम कहेंगे कि ये तो राफेल के मामले में क्या हुआ, हमने ये बोला कि साहब, और ये जो कि है सच है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, सरकार से लेकर सरकार की डील है, यानी कि भारत ने जो पैसा दिया, जो 58,000 करोड़ है जितने की भी डील थी वो डायरेक्टली फ्रांस की सरकार को दिया। द इंडियन गवर्नमेंट पेड द फ्रेंच गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये तो अंबानी को अंबानी कहां से आ गए बीच में, सपनों में आता है। अंबानी का क्या लेने देना है, डसॉल्ट एविएशन ने राफेल बनाए 36, भारत को दे दिया। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि साहब ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, आप करिए पॉलिटिकल बयानबाजी, ठीक है, आप कहिए कि जो राफेल हैं सारे के सारे खराब हैं और बेकार है, आप कहिए, लेकिन व्हेन टॉकिंग टू अ फौजी, यू मस्ट मेक्स एटलीस्ट 5% मिलिट्री सेंस। और जो वो बोलेगा, आपने बोला कि साहब ये तो बीजेपी के प्रवक्ता जैसा बिहेव कर रहा है,
तो वो लोग क्या होता है, कई सारे फौजी ना डिफेंसिव हो जाते हैं और बोलते हैं यार कि डिफेंसिव इन दिस, आई शुड नॉट से डिफेंसिव हो जाते हैं, बट दे जस्ट फील दैट यार मतलब कोई मतलब नहीं है इस बहस में पढ़ने का यार, क्योंकि ये बंदा आगे सामने कुछ भी बोल देगा आपको। तो ये बात नहीं करने आए टीवी पे, ये तोहमत लगाने आए कि तू ऐसा, तू चोर मैं सिपाही, ठीक है, तू डाकू, तू गंदा। तो कोई भी इज्जतदार आदमी होगा वो हाथ जोड़ के सॉरी यार मैं माफी चाहूंगा, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, तो बंदे कोने में हो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही है, कम से कम मैं औरों का नहीं कहता, मेरे साथ तो पढ़ता ही नहीं इन सब चक्करों में। तो ये सब जो कोर्ट ने बोला है, द ऑनरेबल कोर्ट, इट इज नॉट इवन द केस कि राहुल गांधी जी का हक है कि नहीं बोलने का। मैं उधर जा ही नहीं रहा कि उनका अधिकार है, उनका अधिकार की बात नहीं है। बात यह है कि वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी है और इंडियन आर्मी के खड़े होते हुए चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन ले गया। जब आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपका अधिकार नहीं है, मैं अधिकार मैं कौन होता हूं देने वाला ना देने, वो तो संविधान ने आपको अधिकार दिया है। Who the hell am I? मैं कौन, मैं तो कोई नहीं होता, सरकार भी कोई नहीं होती, ये तो संविधान ने आपको दिया है। दैट इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री, देश संविधान से चलता है। लेकिन जब आप कहेंगे वही चीज है कि मैंने फ्लैट खरीदा, तो मैं ये तो पूछूंगा ना कौन से सेक्टर में लिया। मैंने जैसे ही बोला कि आपने कौन से सेक्टर में लिया, अच्छा सेक्टर पूछ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं चाहते कि हम फ्लैट लें अपना। सॉरी सर, माय अपॉलॉजीज। ठीक है, हो गया सर, चलो ओके भैया, राम राम, जय श्री राम।